साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कोई भी वैकेंसी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो या ऐसे कहीं भी हिंदी भाषी प्रदेश की जो भी जानकारियाँ होती हैं, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो संविदा भर्ती पर हो रहा हो, चाहे वो सरकारी नियुक्ति हो रही हो, परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो रही हो, ऐसी कोई भर्ती है ये नहीं है, जिसको कोर्ट का मुँह ना देखना पड़ता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसको ईसीसीई कहा जाता है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद आप सभी को पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है फाउंडेशन लेवल की लर्निंग को लेकर के पॉलिसी में ज़िक्र किया गया है। अगर आप नई पॉलिसी की बात करेंगे, तो नई पॉलिसी में जो प्रावधान किया गया है, 5+3+3+4 का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत जो 5 ईयर का फाउंडेशनल प्लान है, बुनियादी चरण जो है, उस बुनियादी चरण के अंतर्गत जो 3 साल का है, 3 साल का वो रैंडम प्लान 3 साल का जो है उसको आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोग्राम प्रदान किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को या एक तरीके से स्कूल रेडीनेस होता है। स्कूल रेडीनेस होने का मतलब ये है, ये बच्चों को भविष्य में जब वो क्लास 1 में प्रवेश करेंगे तो क्लास 1 में पढ़ने लायक उनका बॉडी लैंग्वेज उनको पहले ही सिखा दिया जाता है। तो ये इसी के नज़रिए से आंगनबाड़ी केंद्रों में ये जो शालाएँ खोली जा रही हैं, जिसको आप कहेंगे बाल वाटिका की स्थापना की गई है। वहाँ पर डायरेक्ट कोई सरकारी नियुक्ति ना करके संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। उसी को ईसीसीई एजुकेटर के नाम से जाना गया था। ये जानकारी उनके लिए है जिनको नहीं पता था कि ये वैकेंसी कौन-सी है। ये संविदा पर हो रही थी और इसकी प्रक्रिया चल रही थी। कई जिलों में इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, कई जिलों में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, कई जिलों में नियुक्तियाँ भी कर दी गई थी, कई जगहों से तमाम विसंगतियाँ भी सामने निकल कर के आई थीं कि इसमें तमाम धाँधली के भी आरोप लगाए जा रहे थे। अब इसको लेकर के एक नया मोड़ आ चुका है, कल की सुनवाई की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, बात करें कि विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, उसके विषय में बात कर लें तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ईसीसीई एजुकेटर के 10,484 और 8800 पदों के लिए विज्ञापन क्रमवार तरीके से जारी किए गए थे। अब इस विज्ञापन की बात करें तो मूल विज्ञापन में रैंडम चयन प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 9 फरवरी 2026 को एक नया शासनादेश जारी करके इसे सभी जिलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। रैंडम प्रक्रिया की बात कर दी गई। अब इस रैंडम लिस्ट की सबसे बड़ी खामी क्या निकल कर के आई कि इसमें अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए और कम मेरिट वाले चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका हो गया। ये हो गया, बाय फ़ॉल्ट ये मिस्टेक हो गया। अब हो गया रैंडम प्रक्रिया होने के कारण ये दिक्कतें हो गईं। अब इन दिक्कतों के हो जाने के बाद हुआ क्या कि इसी जो इसका जो समाधान था, ये जो विसंगति उत्पन्न हुई, इसके समाधान के लिए अभ्यर्थियों ने क्या किया? अभ्यर्थियों ने तरह-तरह से विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। कई जिलों पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अंततोगत्वा जब कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी कहाँ का रुख कर गए? हाई कोर्ट का रुख कर गए। यानी कि हाई कोर्ट में चला गया ये मामला और जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की रैंडम प्रक्रिया के जो दुष्प्रभावों को देखा था, तो उसको मतलब वो जो अपनी पक्ष थे, इन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा और कोर्ट इस पक्ष से सहमत नजर नहीं आया। अब बात आई कि इसके विपरीत सरकार स्टे पक्ष का कमजोर रहा। अब बात आई आगे। आगे बात आई कि स्टेट की तरफ से 4 अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन कोर्ट द्वारा निर्देश मांगे जाने पर उनके पास प्रक्रिया को डिफेंड करने के लिए कोई भी ठोस जवाब नहीं था। मतलब ये किसके पाले में गेंद जाती हुई दिखाई पड़ रही है? यह गेंद अभ्यर्थियों के पाले में दिखाई जाती हुई पड़ रही है। इस पर जज ने कड़ी नाराजगी जताते हुए व्यक्त किया कि सरकारी वकीलों को फटकार लगाते हुए अगली तारीख पर स्पष्ट निर्देशों के साथ उपस्थित होने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। इसमें स्पष्ट निर्देश की बात ये है कि आपने तो वैकेंसी के जो मेन जीओ था उसमें आपने तो ये बात करी ही नहीं है कि यह भर्ती प्रक्रिया रैंडम तरीके से नियुक्ति होगी। और उसके बाद आपने अब समस्या ये खड़ी कर दी। अब अगली सुनवाई संभावित कब है? 19 मई को अगली जो है तारीख तय कर दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगर कोर्ट के रुख के देखते हुए याचिकाकर्ताओं का पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है। अब ऐसे में अगर याचिकाकर्ताओं का पक्ष मजबूत होगा तो आगे क्या समस्या हो सकती है? क्या कुछ इसमें परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, यदि आगामी सुनवाई में सरकार इस रैंडम प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाती है तो 9 फरवरी 26 का शासनादेश रद्द हो जाएगा। तो इसके आधार पर जो चल रही सभी 75 जिलों की भर्तियां होंगी, वो रद्द हो सकती हैं, यदि सरकार इसको स्पष्ट नहीं कर पाती है। लेकिन
सीधी सी बात है, आप सभी इस बात को जान रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको सरकार सिद्ध ना कर ले जाए। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि सरकार की तरफ से इसको डिफेंड कर लिया जाएगा, सरकार की तरफ से इसको सिद्ध कर लिया जाएगा रैंडम नियुक्ति की प्रक्रिया को। हो सकता है वहाँ पर ये बात कह दी जाए कि हम इस रैंडम प्रक्रिया को रैंडम ना करके एक सुनियोजित तरीके से प्लान करके मेरिट बनाएँगे। यदि ये सूची रद्द होती है, मेन जीओ रद्द होता है, तब संभावना क्या आएगी? तब संभावना है कि भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए रैंडम प्रक्रिया की जगह लिखित परीक्षा को चयन का आधार बनाया जा सकता है। इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर र्यूमर फैलाया जा रहा है। अभी पूरी तरह से ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि क्या ये भर्ती वास्तव में लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी, इस पर अभी क्लियर नहीं है। अभी तो ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है। 19 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी, उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी और फिर उसके ऊपर जज के ऊपर निर्भर करता है कि जज क्या निर्णय सुनाते हैं। लेकिन अभी से सोशल मीडिया पर ये माहौल बनना शुरू हो गया है कि ईसीसी ई एजुकेटर की जो वैकेंसी है, जो चल रही है, वो रद्द हो जाएगी या रद्द हो गई है। आने वाले टाइम पर यह भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो ये केवल अनुमान की बात की जा रही है अभी तक। अभी हाई कोर्ट के निर्देश आए नहीं है कोई, ठीक है? वर्तमान स्थिति की तथ्यात्मक वास्तविकता यह समझना सबसे आम है कि 12 मई की सुनवाई में कोर्ट द्वारा कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। अभी तक ना तो किसी जिले की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है और ना ही कोई भर्ती रद्द हुई है। एकदम क्लियर कट तरीके से वो बच्चे समझ लें जिनके ज़हन में ये बात चल रही है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है या फिर नई प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 19 मई या उसके बाद कोर्ट का कोई आधिकारिक जो है आदेश नहीं आ जाता है, रद्द होने या नई परीक्षा प्रणाली होने की बात केवल एक मजबूत संभावना है, ये अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है। अब इसी के आधार पर लोग जो है ये कयास लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर का जो वैकेंसी होगा, अब वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। अच्छा, इसके पीछे एक और पहलू है कि कहीं से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भर्ती को लेकर के कोई सिलेबस भी बीच में वायरल हो गया था कि उसमें क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, उसका एक सिलेबस भी वायरल हो रहा था। उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अब ये भर्ती प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, अब ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। तो देखो, जो वो सिलेबस की बात की जा रही थी, तो ये अनुमान है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका कार्यक्रम के तहत एनईपी 2020 के तहत भर्तियां होनी है। केंद्रीय विद्यालयों में जितने भी विद्यालय हैं पूरे भारत में, सभी विद्यालयों में फाउंडेशनल लेवल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर विद्यालय में नहीं उपलब्ध कराई जाएगी तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाएगा। कोई वैकल्पिक तरीका तलाश करके 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वैकल्पिक तरीके से सुविधा दी जाएगी। लेकिन हाँ, फाउंडेशनल स्टेज की लर्निंग उनको दी जाएगी, उनको अधिकार है। इसको शिक्षा के अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। किसको? 3 से 6 साल के बच्चों के लर्निंग को, 3 से 6 साल के बच्चे के लर्निंग को किसके तहत? अनुच्छेद 45 का नाम आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है, ये निर्देश करता है ना 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा की बात करता है। तो इसी 3 से 6 वाले किसके अंदर आ जाते हैं? अब नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो 5 ईयर का प्लान है, ये 2 हिस्सों में बँटता है। एक प्लान हो जाता है 3 से 6 साल के लिए, एक प्लान हो जाता है 6 से 8 के लिए। ये जो 3 से 6 साल का प्लान है, यही प्लान बाल वाटिका का प्लान है। यही प्लान जो है बाल वाटिका का है। यही प्लान है ईसीसीई का। इसी प्लान को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम कहा जा रहा है। इसी को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 45 के तहत ये सभी बच्चों को उपलब्ध होना, ये राज्य के लिए नीति निर्देश है। संविधान प्रदत्त है ये भी आप एक तरीके से अधिकार को मान सकते हैं कि ये जैसे अनुच्छेद 21 ए सभी का शिक्षा का अधिकार है, उसी तरह से अनुच्छेद 45 छोटे बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी इसको लेकर के। इसी व्यवस्था के मद्देनजर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें ये बखेड़ा खड़ा हो गया। ऐसा ही सेंट्रल लेवल पर भी जितने स्कूल हैं वो भी उपलब्ध करवाएंगे और बाकी स्कूल भी उपलब्ध करवाएंगे। वो प्रक्रिया चाहे उनकी संविदा आधारित हो, चाहे वो नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया करें, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अब आने वाले टाइम पर ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उस आधार पर पुनः आगे की प्रक्रिया के विषय में चर्चा किया जाएगा।
मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देता रहता हूँ, जिसमें वो तमाम छोटी-बड़ी खबरें रहती हैं, जो आपके किसी भी नौकरी से संबंधित हों, किसी वैकेंसी के संबंधित हों, किसी परीक्षा परिवर्तन से संबंधित हो, किसी कोर्ट अपडेट से रिलेटेड हो, वो वीडियो मैं आप सभी को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देते रहता हूँ। तो किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और चैनल पर बने रहना चाहिए, वीडियो को लाइक करते रहना चाहिए। आप सभी को ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं देते रहूँगा, भविष्य में भी, और लगातार आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, तो आपका समर्थन हमारे लिए एक संबल होगा। हमको भी तो कोई संबल चाहिए, कोई सहायता चाहिए आपसे, तो वो सहायता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।